कहानी को अंत तक सुने और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमरे की बत्ती टिमटिमा रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसकी रोशनी को कम ज़्यादा कर रहा हो। शीतल हवा खिड़की के शीशों से सीटी बजाती हुई अंदर आ रही थी, जबकि बाहर पूर्णिमा का चांद बादलों की ओट में छिपता और निकलता खेल रहा था। घर के सभी सदस्य ड्राइंग रूम में इकट्ठे थे, लेकिन हर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और डर छुपा हुआ था। आज अंकिता का जन्म था, लेकिन माहौल बिल्कुल भी उत्साह जैसा नहीं था। सुबह से ही घर में अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी। कभी कोई दरवाज़ा अपने आप खुल जाता, तो कभी किसी कोने में धीमी सी सरसराहट की आवाज़ आती। पहले तो सबने इसे वहम समझा, लेकिन अब डर धीरे धीरे सबके दिलों में घर करने लगा था। अंकिता बैठी हुई थी, उसकी गोद में उसकी 2 साल की बेटी परी लिपटी हुई थी। परी भी शांत और गुमसुम लग रही थी, मानो घर की नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर रही हो। अंकिता के पति करण कमरे में बेचैनी से घूम रहे थे। उनकी आंखों में चिंता और उलझन साफ दिख रही थी। राधा, करण की मां, एक कोने में बैठी माला जप रही थी। उनके चेहरे पर प्रार्थना और डर का मिश्रण था। उनके पति, जो आमतौर पर शांत स्वभाव के थे, आज बार बार दरवाजे की ओर देख रहे थे, जैसे किसी अनचाहे मेहमान के आने का इंतजार कर रहे हों। आदित्य और रिया, करण के बड़े भाई और भाभी, भी वहीं मौजूद थे। रिया अंकित के पास बैठी उनका हाथ पकड़े हुई थी, उसे ढांढस बंधाने की कोशिश कर रही थी, जबकि आदित्य कमरे के हर कोने को ध्यान से देख रहा था, मानो किसी छिपी हुई चीज को ढूंढ रहा हो। यह सब क्या हो रहा है? अंकिता ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। सुबह से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है। करण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। उसकी आवाज में भी अविश्वास की कमी थी। तभी कमरे की बत्ती पूरी तरह से बुझ गई। अचानक अंधेरा छा गया और एक चीख सुनाई दी, परी की चीख। पूरे कमरे में अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे और घबरा कर हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद करण ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई। रोशनी में अंकिता की गोद में लिपटी हुई बुरी तरह से कांप रही थी। क्या हुआ परी बेटा? अंकिता ने उसे प्यार से सहलाते हुए पूछा। परी ने अपनी छोटी सी उंगली से कमरे की में एक कोने की ओर इशारा किया। उसकी आंखें डरी हुई थी। वहाँ कोई था। सबने उस दिशा में देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी परी, रिया ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी संदेह था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया, जबकि खिड़कियां बंद थी। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने एक साथ सिहरन महसूस की। यह क्या है? राधा ने डर से कांपते हुए कहा। अगले कुछ घंटों तक घर में अजीबोगरीब घटनाएं होती रही। कभी किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आती, तो कभी दरवाज़ा अपने आप हल्के से हिलते हुए दिखाई देता। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अकेले कमरे में बाहर जाए। रात के लगभग 12 बजे सब डर और थकान से चूर हो चुके थे। डराव दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? यह सोचकर सबके चेहरे पर और डर छा गया। करण धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और झिझकते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने एक हाथ में एक मिट्टी का दीपक पकड़ा हुआ था। क्या चाहिए? करण ने डरते हुए पूछा। बूढ़ी औरत ने धीमी और रहस्यमयी आवाज़ में कहा, इस घर में कुछ गड़बड़ है। मैंने इसे महसूस किया है। यह सुनकर सबके चेहरे पर और डर छा गया। आप कौन हैं? आदित्य ने पूछा। उसकी आवाज़ में संदेह था। मैं इस गांव की पुरानी निवासी हूँ। मैंने इस घर को कई सालों पहले देखा था। यहाँ कभी खुशियाँ गूंजती थी, लेकिन अब बूढ़ी औरत रुक गई और घर की ओर देखा। अब यहाँ कुछ और। क्या मतलब है आपका? राधा ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़ी औरत ने दीपक को थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी रोशनी में सबकी आंखें में देखा। इस घर में एक साया है, एक दुखी आत्मा जो शांति नहीं पा रही है। यह सुनकर अंकिता डर से परी को और कसकर पकड़ लिया। क्या हम उसे दूर कर सकते हैं? करण ने पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस आत्मा की कहानी जाननी होगी। तुम्हें यह पता लगाना होगा कि वह कौन थी और उसे क्या दुख था। अगले दिन बूढ़ी औरत ने कहने पर परिवार ने मिलकर घर के इतिहास के बारे में पता लगाना शुरू किया। उन्होंने पुराने कागज़ और तस्वीर खंगाली, गांव के बुजुर्गों से बात की। धीरे धीरे उन्होंने एक दुखद कहानी का पता चला। कई साल पहले इस घर में एक जवान औरत रहती थी, जिसका नाम था मीरा।
वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। मीरा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही महीनों बाद उसकी भी रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई। गांव के लोगों का मानना था कि मीरा की आत्मा इसी घर में भटकती है। अपनी अधूरी इच्छाओं और दुख के कारण बूढ़ी औरत ने बताया कि मीरा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उन्हें उसकी पसंदीदा चीज़ ढूंढनी होगी और उसे सम्मान के साथ विसर्जित करना होगा। परिवार ने मिलकर पूरी घर की तलाशी ली। आखिरकार अंकिता को अटारी में एक पुरानी संदूक मिली। संदूक के अंदर मीरा की कुछ पुरानी चीज़ें थी, उसकी शादी की साड़ी, कुछ पत्र और एक अधूरा गीत लिखा हुआ। गीत पढ़कर रिया की आंखों में आंसू आ गए। यह गीत मीरा ने अपने पति के लिए लिखा था और उसमें उसके अधूरे प्यार और बिछड़ने का दर्द झलक रहा था। बूढ़ी औरत ने बताया कि मीरा को संगीत से बहुत प्यार था, इसलिए उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उन्हें उस अधूरे गीत को पूरा करने गाना होगा। अंकिता, जो एक अच्छी गायिका थी, ने उस गीत को पूरा करने का फैसला किया। उस रात पूर्णिमा की रात थी। परिवार ड्राइंग रूम में इकट्ठा हुआ, जहां सुबह से अजीबोगरीब घटना हो रही थी। कमरे में शांति थी। निवास अंकिता की मधुर आवाज़ के जो मीरा के दर्द और प्यार को व्यक्त कर रही थी। जैसे ही अंकिता ने गीत का आखिरी अंतरा गाया, कमरे में एक हल्की सी हवा महसूस हुई। टिमटिमाती हुई बत्ती स्थिर हो गई और कमरे में एक शांत और सुखद माहौल छा गया। परी, जो सुबह से डरी हुई थी, अंकिता की गोद में सो गई। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, मीरा की आत्मा को शांति मिल गई है। अगले दिन परिवार ने मीरा की पसंदीदा चीज़ों को सम्मान के साथ नदी में विसर्जित कर दिया। उस दिन के बाद घर में कभी कोई अजीबोगरीब घटना नहीं हुई। डर की जगह शांति और सद्भाव ने ले ली। अंकिता का जन्मदिन, जो एक डरावनी शुरुआत के साथ हुआ था, अंत में परिवार के लिए एक यादगार अनुभव बन गया। उन्होंने न केवल एक अनजान आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि एक दूसरे के साथ अपने बंधन को भी और मजबूत किया। उन्होंने सीखा कि कभी कभी अनसुलझे अतीत को समझने के लिए स्वीकार करने से ही वर्तमान में शांति मिल सकती है। और हाँ, उस रात के बाद परिवार ने हमेशा पूर्णिमा की रात को एक साथ बैठकर मीरा के गीत को गाने की परंपरा शुरू कर दी, उसकी याद को हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखने के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये ज़रूर बताइएगा। एक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।